नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी पॉइंट ऐप पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं बेसिक लेवल से आपका हिस्ट्री पर बात करेंगे, इतिहास पर बात करेंगे। जिससे बिल्कुल भी इतिहास नहीं आता है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एकदम आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो अनिल स्टडी पॉइंट ऐप पर आ जाइए। आपको यहाँ पर एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा। ठीक है, इतिहास क्या है, इतिहास में क्या क्या चीज़ें हैं, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। आपको यहाँ पर बहुत ही चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलेंगी देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो इतिहास का मतलब होता है जो अतीत घटनाएं, ठीक है, अतीत में घटित घटनाओं का जो विवरण होता है उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जो बीत चुका, जो हो चुका है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे कि आप आज 20 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के पहले जो आपके लाइफ में बीत चुका है वही आपका इतिहास है। ठीक है, क्या क्या आपने किया, क्या नहीं किया उन सालों में, कैसा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, किसको मारा, किसको पीटा, ये जो बीत चुका है पूरा अतीत, वही आपका क्या है, इतिहास है। ठीक है, और इतिहास के जो जनक हैं उन्हें हीरोडोटस कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और आपका है फेरी हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तीनों आपको एक एक कर कर पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस काल में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे। मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल था उसमें जो मानव थे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी लिपि से कि क्या लिखा है, ये क्या है, या किसी लेखन कला से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। उनको इन सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, दूसरा आपका आता है लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ नहीं सकते थे। यानी कि जो प्रोटो हिस्टोरी पीरियड आया तो उस काल में ये लिपि से तो परिचित हुए, ठीक है, कि ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये उन्हें पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रोटो हिस्टोरी पीरियड में हम लिपि से परिचित तो हुए लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। थर्ड आपका आता है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ भाई, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित हुआ और वह पढ़ा भी जा सका। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड में उस लिपि को समझा भी और पढ़ा भी कि ये क्या लिखा है। याद रखिएगा। तो इस तरीके से तीनों काल में उसने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जाना। हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है फेरी हिस्टोरिक पीरियड। मैंने आपको बताया इसमें कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। ठीक है, इसमें हम लोग पाषाण काल और ताम्र काल के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में आपको पाषाण काल और ताम्र काल के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में जानना है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या आप कह रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभी क्या बताया था, ठीक है, कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे और ताम्र काल पढ़ेंगे। ठीक है, यही बताया था आपको। जो आपका पाषाण काल होता है उसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करेंगे, पूरा पाषाण काल कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं भाई किसके बारे में पढ़ने के लिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है आपको मैंने बताया था कि इस काल में मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था और अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक आपका पाषाण काल, दूसरा आपका ताम्र काल। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है एकदम बेसिक लेवल से जानते हैं।
देखिए अगर हम पाषाण काल की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, कब की थी भाई? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो याद रखिएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व के पिता माने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए क्या क्या चीज़ें बता दिया है कि भाई प्रागैतिहासिक काल आपका दो भागों में, ठीक है, दो खंडों में डिवाइड है, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल को, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर में बता दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके एक एक करके बताऊँगी। तो सबसे पहले कौन सा काल आता है? आपका आएगा पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल में आपको बताया गया था कि यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल की जो अवधि थी वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। याद रखिएगा, काल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 20 लाख से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल के समय के मानव को हम क्या कहते थे? आदि मानव के नाम से जानते थे। और इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। ठीक है, वो शिकार करके भोजन का संग्रह करते थे और इस समय का मानव खाना बंदोबस्त था, यानी कि उसे खुद बंदोबस्त करना पड़ता था, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं रहता था। ठीक है, इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो आग की खोज की है। आपसे पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज किस काल में हुई है? पूरा पाषाण काल में हुई है। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए भी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि उसने प्रिंटिंग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे जब पूरा पाषाण काल में मानव लोग चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से देखिए मैं उतने ही पॉइंट लेकर आई हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको समझ में तो आएगा, जब मैं बताऊँगी तो बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। वैसे मेरी कोशिश है कि कोई भी चीज़ें छूटे ना, इसलिए मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर रखी हूँ, लेकिन कुछ अगर 1-2 पॉइंट अगर आपका छूटता है तो वो मैं MCQs में करा दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, इनका जीवन अस्थिर था, इसमें आग की खोज हुई थी, बड़े बड़े पत्थरों और औजारों से शिकार करना शुरू कर दिए थे और इन्हें चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और सबसे पहले जो चित्रकारी है वो भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र को देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास और प्रागैतिहासिक काल का वह संधि काल है जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की कड़ी मध्य पाषाण काल को माना जाता है। और इसका जो समय था, ठीक है, ये इसके जो समय था वो कितना था? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में जाना जाता था। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको, इसे प्लीस्टोसीन, ठीक है, इसे प्लीस्टोसीन युग की समाप्ति और होलोसीन युग की शुरुआत का काल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही कम टीचर आपको इतना डीप में बताते हैं कि प्लीस्टोसीन युग की समाप्ति और होलोसीन युग की शुरुआत का काल किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। इस काल में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। ठीक है, पशु को पालना भी शुरू कर दिया था और साथ ही मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब उन्होंने हथियारों को काम शुरू किया, यानी कि तो जो
छोटे हथियार थे उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। और मनुष्य द्वारा पाला गया जो सबसे पहले जानवर था वो कुत्ता था, ठीक है, और बहुत ही वफादार था। अभी इसकी आप वफादारी आगे देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर भोजन के बारे में। देखिए भोजन यानी कि शिकार के अलावा ये लोग मछली पकड़ना और खाद्य संग्रहण, फूड गैदरिंग पर भी ध्यान देने लगे थे, ठीक है। धीरे धीरे अपने भोजन को भी ये बनाने लगे थे, यानी कि मछली पकड़ने लगे थे, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद रहते कहाँ पे थे, तो इनकी गुफाओं के साथ साथ नदियों के किनारे ये एक अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। और इस काल में मृतकों को दफनाने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। कब्रों में खाने पीने की चीज़ें और हथियार को भी रखे जाते थे, जो पुनर्जन्म में उनके विश्वास को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी ध्यान देनी है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बता दीजिएगा, ठीक है, कि मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा। भाई मछली पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, और अस्थायी झोपड़ी बनाकर भी यहाँ पर रहने लगे थे, और साथ ही साथ मृतकों को दफनाने की परंपरा भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था, उसके अलावा पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, और छोटे छोटे नुकीले हथियारों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपने मध्य पाषाण काल में देखने को आपको मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट आपका आता है नवपाषाण काल। देखिए अगर नवपाषाण काल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नवपाषाण काल जो है आपका, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण आरंभ हुआ, और इसकी जो काल अवधि थी वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल इतिहास की वो क्रांतिकारी युग है जिसने हमारे जीने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया था। आपने देखा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की खोज की और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू की, लेकिन नवपाषाण काल में तो हमने बिल्कुल चीज़ों को बदल ही दी, ठीक है। क्या क्या बदला हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, इसे नवपाषाण काल की क्रांति भी कहा जाता है। किसे? नवपाषाण को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी समय मनुष्य शिकारी से खाद्य उत्पादक भी बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए नवपाषाण को नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं नवपाषाण की, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कृषि की शुरुआत, ठीक है, कृषि की शुरुआत हो गई थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। मनुष्य ने गेहूँ, जौ, चावल इन सब फसलों को उगाना भी सीख लिया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए स्थायी जीवन, ठीक है, स्थायी जीवन का मतलब है खेती की वजह से मनुष्य को फसलों की देखभाल के लिए एक जगह रुकना पड़ता था, जिससे गांव और बस्तियां धीरे धीरे बनने लगी थी, ठीक है। और जैसे ही बनने लगी तो वहीं वो रहने लगे हैं, ठीक है। तो भाई उन्होंने एक अपनी गांव या बस्ती भी बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। उसके अलावा पशुपालन, ठीक है, पशुपालन की बात करते हैं तो गाय, बैल, भेड़, बकरी इन सब जानवरों को भी इन्होंने पालतू बनाया, ठीक है, जो दूध और मांस के साथ साथ खेती में भी मदद धीरे धीरे करने लगे। और आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में जो बैल रोग रहते थे, ठीक है, बैल जानवर जो थे वही सारे लोग खेती करते थे, है ना, यानी कि बहुत ही काम आते थे हमारे खेतों में। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा। उसके अलावा पॉलिशदार औजार, ठीक है, पॉलिशदार औजार का मतलब कि इस काल के पत्थर के औजार पहले की तुलना में अधिक तेज और छोटे पॉलिश किए जाने लगे, जैसे कि पत्थर की कुल्हाड़ी बनना, बसुला बनना शुरू हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा पेंटिंग करना हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा दिखने लगा। तो इस तरीके से उन्होंने नवपाषाण काल में कुछ बदलाव किए। पहिए का आविष्कार, पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में ही हुआ है, ठीक है। तो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया था पहिए का जब आविष्कार हुआ था, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन, अनाज भंडारण और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया था। तो इसका मतलब है
कि नवपाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिए थे, पॉलिशदार औजार शुरू कर दिए थे, पहिए का आविष्कार किए थे, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे और स्थायी जीवन भी हो गया था, कृषि की शुरुआत भी हो गया था। तो धीरे धीरे नवपाषाण काल में बहुत सारे बदलाव आने लगे। तो आपने देखा कि नवपाषाण काल में आप पूरे तरीके से खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाने के लिए सामग्री थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण युग की अगर हम बात करें तो इस युग में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। इस युग में देखिए भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण समय है जब मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे यानी कि कॉपर का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके पहले पत्थर का ही यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे ताम्रपाषाण काल में ताम्र से याद रखिएगा हमेशा ताम्र के, अगर आपसे पूछा जाए कि तांबे का उपयोग कब शुरू किया गया तो ताम्रपाषाण, ठीक है। तांबा ताम्र, ठीक है। तो जो आपका तांबा है वो ताम्रपाषाण युग में शुरू कर दिया गया था और ये नवपाषाण युग के अंत में शुरू हुआ था। काश युग हड़प्पा सभ्यता के समांतर और उसके बाद ही फलता फूलता धीरे धीरे रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए धातु का प्रयोग, सबसे पहले उपयोग किए जाने वाली धातु कौन सी है आपको बताना है, तांबा, ठीक है। तो धातु का प्रयोग भी हम लोग ताम्रपाषाण युग में शुरू किए हैं। ग्रामीण संस्कृति यानी कि लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और गारे और ईंटों से बने होते थे, ठीक है। पहले के समय क्या जो घर वगैरह बना हुआ करता था वो मिट्टी से ही बना रहता था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूती रहती थी, है ना। तो धीरे धीरे ताम्रपाषाण युग में मिट्टी के घर बनाना शुरू कर गए थे। मृत भांड, ठीक है, मित्र भांड यानी कि इस काल में लोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे और काले और लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड वार सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है। इन पर अक्सर सफ़ेद रंग से चित्रकारी कर दिया जाता था जिससे वो बहुत ही सुंदर दिखा करती थी, ठीक है। कृषि और पशुपालन, वो गेहूँ, चावल, बजरा, दाल, मसूर, कल, ठीक है, काला चना, हरा चना, इन सब की खेती करते थे, ठीक है। और गाय, भैंस, बकरी को भी, ठीक है, सूअर को भी पालना धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपने देखा कि ताम्रपाषाण काल में आपने धातु का उपयोग किया, तांबे का, ग्रामीण संस्कृति, ठीक है, घर बनाना वो भी ईंटों का, ठीक है, मृत भांड यानी कि आप लोगों ने कई प्रकार की मिट्टियों को जाना, ठीक है। उसके बाद कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ तथ्य बात करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण स्थल के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ से कृषि, गेहूँ, जौ और भैंस पालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? मेहरगढ़, पाकिस्तान से, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूँ और जौ का उन्हें क्या मिला था भाई, साक्ष्य मिला था। तभी धीरे धीरे हम लोग जानने लगे कि कहाँ पर गेहूँ, मतलब कि गेहूँ और जौ के बारे में अच्छे से जानने लगे थे। मेहरगढ़ में सबसे पहले देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ लोग ज़मीन के नीचे गड्ढों में रहते थे और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी परामर्श मिला था, ठीक है। कहाँ पर? कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर में, ठीक है। ज़मीन के नीचे गड्ढों में रहते थे, ये चीज़ें कश्मीर में उन्हें देखने का साक्ष्य मिला, ठीक है। यहाँ से चावल उगाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला था। कहाँ से? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश से, कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा से यहाँ पर चावल उगाने के प्रमाण मिले, ठीक है। हड्डी से बने ढेर सारे औजार, ठीक है, हड्डी से ढेर सारे औजार जो आपके हैं वो बिहार से मिले, चिरांद, ठीक है, बिहार से, याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र का प्रमाण मिला। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमें भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनके अंदर कुछ चित्र दिखे हैं, ठीक है, जिन्हें हम जानकर देखें कि ये क्या है, शैल चित्र है, ठीक है, इसे भी बनाया जा सकता है, याद रखेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
जितना आपको मैंने पढ़ाया है यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाया गया है इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को जो 2 खंडों में डिवाइड किया गया था, पाषाण काल और ताम्र काल, ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इन सब के बारे में आप लोगों ने धीरे धीरे कर कर अध्ययन किया। तो उसके बाद इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन भी ज़रूरी है, जिससे कि आपको जितने भी आपने टॉपिक को यहाँ पे समझा है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको जल्दी ही याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि आपको समझ में कितना है और आपने कितना चीज़ें सुनी है जो आपको याद भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो आपको बताना है उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, क्या बताएंगे? उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। याद रखिएगा, इसी काल में मानव ने पहली बार गुफा चित्रकारी और नक्काशी की कलात्मक अभिव्यक्तियों की शुरुआत की थी। ठीक है, और भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए थे सबसे पहले। ठीक है, वहीं पर इन्होंने देखा था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? देखिए, खदानों की जो कृषि थी वो सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो आपको बताना है नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, आसपास के समय को माना जाता है। कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है थर्ड, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? देखिए, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो कहाँ पर मिला था? तो आपको बताना नर्मदा घाटी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला जो प्रमाण था वो मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र के हथनौरा नामक स्थल पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि एक मानव खोपड़ी की जो खोज हुई थी, ठीक है, एक मानव खोपड़ी की जो खोज हुई थी वो 5 दिसंबर कब हुई थी? 5 दिसंबर को हुई थी। 5 दिसंबर 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए गए थे? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र हैं, ठीक है, वो कहाँ पर पाए गए थे? तो आपको बताना भीमबेटका में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या बताएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? बुर्ज होम से कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राख का टीला। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो भाई किससे संबंधित है आपको बताना है क्या? राइट आंसर आपका हो जाएगा संघन कल्लू से। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? संघन कल्लू। तो आपका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन आप लोग लगा दीजिए बी। ठीक है, और याद रखिएगा, यहाँ से खुदाई के दौरान राख के टीले हमें जो प्राप्त हुए थे, ठीक है, ये टीला नवपाषाण युग के चरवाहा, ठीक है, चरवाहा द्वारा एक जगह पर जानवरों को गोबर इकट्ठा करने और उसे अनुष्ठानिक रूप से जलाने के कारण बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो भाई आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपको बताना है कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नौदातोली किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, नौदातोली किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। कौन से जिले में भाई? खरगोन। याद रखेंगे, ये जिला आपसे पूछा भी जा सकता है। खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह एक ताम्र पाषाणिक बस्ती है जहाँ से प्राचीन मिट्टी के बर्तन, औजार और अनाज के अवशेष मिले थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ठीक है, मानव के द्वारा जो अनाज प्रयुक्त हुआ था वो कौन सा था? तो बोलेंगे जौ। ठीक है, क्या था भाई? जौ था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले जो उगाया गया, उपयोग में किए जाने वाला अनाज जौ था। ठीक है, और इसके साथ लगभग 8000 ईसा पूर्व, कितने भाई? 8000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम एशिया में पाए गए थे। ठीक है, और जौ के साथ ही गेहूं भी सबसे पुराना फसलों में से एक है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जौ का पहले प्राथमिकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। किस काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, क्या पूछा गया है भाई? चालकोलिथिक। ठीक है, लिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल को। किस पाषाण काल को? ताम्र पाषाण काल को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले? ठीक है, देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव के जो कंकाल थे वो दमदमा से। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लगा दीजिए, दमदमा से। ठीक है, तो दमदमा से मिले भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, दमदमा जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और ये मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है। ठीक है, इसका जो उत्खनन हुआ था वो 1982 से 1987 के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर कुल 41, ठीक है, कितने? 41 समाधान कब्रें मिली थी, जहाँ पर 35 कब्रें में एकल समाधान यानी कि एक कंकाल था और 5 कब्र में 2 कंकाल था। लेकिन एक ऐसा कब्र था जहाँ पर एक साथ 3 मानव कंकाल दफनाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महादह से। ठीक है, महादह से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? 13। रॉबर्ट ब्रूस फूड, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। ठीक है, तो भाई वो किसकी खोज की थी आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है भाई। इन्हें पूरा वनस्पति शास्त्री भी कहते हैं। उसके अलावा एक ये पूरा तत्वविद भी हैं। ठीक है, पूरा तत्वविद भी हैं और पूरा वनस्पति शास्त्री भी हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और, ठीक है, यानी कि जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ लंबे समय तक काम किया था। ठीक है, उन्होंने 1863 में, कब की बात हो रही है? 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम, ठीक है, पल्लवरम में भारत के पहले पूरा पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट, भारत के प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें अक्सर भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? और अभी आपको जस्ट मैंने बताया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसे कहा जाता है भाई? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले?
ठीक है, तो आपको बताना है भाई लेखिया, ठीक है, लेखिया से मिले। आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। मानव कंकालों की जो खोज हुई थी वो डॉक्टर, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर J.N. पांडे, J.N. पांडे, ठीक है, J.N. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार यहाँ से शिलाछय की संख्या 1 से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, ठीक है। और ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से न केवल मानव अवशेष मिले थे बल्कि भारी मात्रा में सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। गर्त निवास किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? तो आपको बताना है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? ठीक है, तो भाई आपको बता देना। और देखिए सारा पॉइंट हमने पढ़ाया है। ये जितने भी स्टूडेंट हमारे क्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमारी क्लासेस को नहीं देखी है जहाँ पर आप लोगों को मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है, तो उसको देखने के बाद MCQs पर आइएगा। उसको देखने के बाद जो स्टूडेंट MCQs पर आए होंगे उन्हें तुरंत आंसर पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार मेरी क्लास को ज़रूर देखिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो क्लास को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक है। नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती जो प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, ठीक है। कहाँ पर भाई, ऑप्शन आपका लगा देना है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा एक चीज़, मेहरगढ़ में अवशेष का तो पता चला ही है। तो यहाँ के निवासी जो होते हैं वो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे और अनाज का भंडारण करना भी जानते थे, ठीक है। लोथल की अगर बात करते हैं तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख, ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जो गुजरात में है, ठीक है। रंगपुर यहाँ से, ठीक है, रंगपुर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए रंगपुर भी दिया हुआ है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। लास्ट आपका दिया है कोल्डिहावा, ठीक है। कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश के इस स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। तो आपको ये तीनों चारों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में घोड़ नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यह ताम्रपाषाण काल बस्ती है जो लगभग 3600 से लेकर 2700, ठीक है, 2700 साल पहले आबाद थी, ठीक है। यहाँ खुदाई के दौरान कृषि पद्धति, मिट्टी के बर्तन और उस समय सामाजिक रहन सहन के बारे में काफ़ी साक्ष्य मिले थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए भीमबेटका की अगर हम बात करते हैं तो जो भीमबेटका थे वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। यहाँ की गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए हजारों साल पुराने चित्र मिले, जहाँ पर लाल और सफ़ेद रंगों में चित्रकार जो चित्र थे वो कलर थे, ठीक है। और इनमें शिकार, नृत्य, जानवरों के दृश्य को भी दिखाए गए थे, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर भाई, तो रायसेन, याद रखिएगा रायसेन जिले में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और इसकी खोज 1957 में प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु श्रीधर हाँ ठीक है वकड़कर ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर ने 1957 में इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो भाई सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो आपको बताना है कि भारत में, ठीक है, भारत में सबसे पहले किया गया था वस्त्रों के लिए कपास की खेती, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, पहला पॉइंट। लगभग मेहरगढ़, याद रखिएगा, ठीक है,
5000 से 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ यानी कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, कपास उगाने का साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन शवादनों में, ठीक है, मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो आपको बताना है भाई कुत्ता। ठीक है, बहुत ही वफादार जानवर माना गया है इसे। ठीक है, और ये सोचिए तब से है, ठीक है, और आज भी वफादार ही है। ठीक है, ये बुर्ज होम आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ कश्मीर घाटी में स्थित एक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और यहाँ की खुदाई में यही साक्ष्य मिला था कि पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ उनकी कब्रों में भी दफनाया जाता था। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा वफादारी इन्होंने दिखाई है, और आपने भी उस समय देखा, मतलब कि आपने नहीं देखा, जो दिखाया गया वो आपने देखा और माना भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? तो भाई आपको बता देना है कि इसका जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कहाँ से? लुहरा देव। ठीक है, लुहरा देव से मिला है। संत कबीर नगर जिले में ये स्थित है। और चावल के साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो आप लोग क्या लगा देंगे भाई? ए लगा देंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गैरिक, ठीक है, ठीक है, गैरिक मृद्रांड पात्र जिसे ओशीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है भाई, हस्तिनापुर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए लगा दीजिए मैम, हस्तिनापुर। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा कि इस संस्कृत की सबसे पहले जो पहचान हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में बी लाल ने बदायूं और बिजनौर जिलों में पूरा स्थलों से की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ रहा है? 24 नंबर, ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले? ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो बताना है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एटा जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ खुदाई से लगभग 1000 ईसा पूर्व के पहले लौह धातु को उपयोग के प्रमाण मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो भाई इनका जो मुख्य साधन था उस टाइम वो कृषि था। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे, एक कृषि। ठीक है, ऋग वैदिक काल में पशुपालक थे। ठीक है, मुख्य रूप से पशुपालक थे और जहाँ गाय के सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पूरा प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर युगीन औजार की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जो श्रेय जाता है वो आर.बी. फुट को जाता है। किससे जाता है भाई? आर.बी. फुट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आर.बी. फुट यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, ये ब्रिटिश भूविज्ञानिक और पुरातात्विक थे। 1863 में, कब की बात यहाँ पे कर रहे हैं? 1863 में। ठीक है, मद्रास के पास पल्लवोरम नामक स्थान पर भारत के पहले पूरा पाषाणकालीन औजार कुठार की खोज की थी। ठीक है, और याद रखिएगा भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक भी इन्हें कहा जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। फादर ऑफ इंडियन पेरी हिस्टोरी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भाई, आर.बी. फुट को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र
ठीक है। ईशामपुर किस राज्य में स्थित है? तो भाई ईशामपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर आपको बता देना है सी। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग लगा देंगे सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। पूर्व पाषाण कालीन का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, देखिए जो पूर्व पाषाण कालीन का जो मुख्य काम था वो शिकार खेलना। ठीक है, क्या था भाई? आपको बताना है शिकार खेलना। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग लगा दीजिएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्या क्या देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह कौन सा स्थान था? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई वो कौन सा स्थान था? तो आपको बताना है आदमगढ़। कौन सा स्थान था भाई? आदमगढ़ था। ठीक है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ भारत के स्थलों में से एक है। ठीक है, उन प्रमुख स्थलों में से एक है जहाँ पर पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिले थे। ठीक है, यहाँ की खुदाई में पालतू जानवर जैसे कि भेड़ बकरियाँ का अवशेष प्राप्त हुआ था और राजस्थान का बगौर भी पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट है नौदातोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदातोली किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नौदातोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यह एक ताम्र पाषाणिक बस्ती है। ठीक है, जिसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से क्या बताएंगे? 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, और इस खुदाई प्रोफेसर HD संकलिया, ठीक है, संकलिया का नेतृत्व में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज, गेहूँ, मसूर, मूंग, मिट्टी के सुंदर बर्तन, इन सब चीज़ें, ठीक है, उस समय का, ठीक है, कृषि और कला को यहाँ पर दर्शाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। तो भाई कहाँ पर? दमदमा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है नर्मदा घाटी के हथनोरा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल अवशेष के एक क्रम में पाए गए हैं? तो भाई आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है बेलन घाटी। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर पॉइंट को। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बेलन घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, तीनों के साथ ही अवशेष क्रम में मिले थे। ठीक है, यह घाटी टोंस नदी के सहायक बेलन नदी के किनारे है और यहाँ की खुदाई से मानव सभ्यता के क्रमिक विकास और उस समय के औजारों के बारे में उन्हें जानकारी मिली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 35। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कहाँ से प्राप्त हुआ है? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए पालतू यहाँ पर भैंस की बात की जा रही है, तो आपको बताना है मेहरगढ़ से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस और कृषि के सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ में, जो अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, याद रखिएगा।
और मेहरगढ़ में पशुपालन और खेती की शुरुआत 700 ईसा पूर्व, लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास 7000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भैंस, भेड़ और बकरी के पालन के साथ साथ गेहूँ, जौ खेती की भी प्रमाण मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो आपको बताना है भाई मेहरगढ़ में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होंगे। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से नौपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के निरंतर संस्कृति विकास के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, भाई था नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बुर्ज होम। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, बुर्ज होम जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट, ठीक है, स्थित एक महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, यहाँ खुदाई के दौरान, ठीक है, शवाधान के ऐसे साक्ष्य मिले थे जहाँ मानव कंकाल के साथ पालतू कुत्ते को भी कंकाल को भी दफनाया गया था। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, इस स्थल की एक और ख़ास बात थी। ठीक है, यहाँ पर गड्ढों वाले घर बहुत हैं जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर ऑलरेडी रहते भी हैं और उसी के नीचे लोग दफना देते थे। ठीक है, तो उस समय के लोगों की मान्यताओं और जानवरों के साथ उनके संबंधों को ये दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस क्षेत्र में लोग ज़मीन के अंदर गर्तों में रहते थे? तो आपको बताना है कश्मीर में। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर घाटी में बुर्ज होम, ठीक है, नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ लोग ठंड से बचने के लिए ज़मीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे जिन्हें गर्त निवास कहा जाता है। ये बात आपको इससे पहले मैंने बताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, ठीक है, कृषि। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा है। तो आपको बताना है भाई क्या? शिकार खेलना। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, पूर्व पाषाण कालीन का जो मुख्य काम है, ठीक है, वो शिकार खेलना है। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस युग के लोग जो थे वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और गुफाओं या खुले आकाश के नीचे रहते थे। ठीक है, वे शिकार करने के लिए पत्थरों के अनपढ़ और मोटे औजारों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पत्थरों के लिए अनगढ़ और मोटे औजारों जैसे कि कुल्हाड़ी, खंडक, इन सभी का उपयोग करते थे। ठीक है, ताकि वो शिकार अच्छे से कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने एक जगह थोड़ा सा अनपढ़ बोल दिया था भाई, अनपढ़ नहीं होता, अनगढ़ होता है, अनगढ़। ठीक है, अनगढ़ का मतलब होता है नुकीला। ठीक है, मोटे औजार, पत्थर के नुकीले और मोटे औजार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो आपको बताना है लौह काल। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका? लौह काल से। दक्षिण भारत में समाधियाँ का सीधा संबंध लौह काल, आयरन एज से माना जाता है। भारत में इसका समय काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, इस समाधियों में मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन्हें महापाषाण या मेघलित, ठीक है, मेघलित कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, और खुदाई के दौरान इन कब्रों से लोहे के औजार, हथियार और काले लाल रंग की मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए थे। उस समय उन्नत धातु कौशल के उपयोग की पुष्टि ये करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला? तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ठीक है, चेपानी मांडो से मिला। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुफक राल निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो भाई आपको बताना है स्वात घाटी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी,
ठीक है, डी आप लोग लगा दीजिए। मैंने क्या बोला था, आप लोग सॉरी ए लगा दीजिए, स्वात घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो आपका गुफ़्फकराल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पुलवामा ज़िले श्रीनगर के पास, ठीक है, तहसील में स्थित है। त्राल, ठीक है, त्राल तहसील में, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है भाई नागदा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा नागदा। तो भाई लगा दीजिए ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नागदा में जो उत्खनन से लगभग 10 प्रकार के लौह उपकरण मिले थे और इसमें दुधारी, कटार, कुल्हाड़ी, चम्मच, चिमटा, चाकू, हसिया, ये सारे शामिल थे। इतने सारी चीज़ें मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सी। ठीक है, क्या बताएंगे, सी आपका फॉसिल्स की। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप लोग लगा दीजिए इसका आंसर सी। ठीक है, ये जो है वो रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित है। जीवित जीव अपने जीवन काल में वातावरण से कार्बन को सोखते हैं और उनकी मृत्यु के बाद यह कार्बन एक निश्चित दर से कम होने लगता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से फॉसिल्स, जीवाश्मों, प्राचीन लकड़ी, हड्डी और कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? अब आप लोग बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो बताना है आपको भारत में। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे पहले किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है ये कपास की खेती और वस्त्र के उपयोग सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, और जो मेहरगढ़ में है, जो उस समय प्राचीन भारत का एक हिस्सा था और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। लगभग 6000 से 5000 ईसा पूर्व के कपास के अवशेष मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की। ठीक है, तो आपको बताना है, एक ये भूवैज्ञानिक थे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर यहाँ पर देखिए रॉन्ग है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन रिपीटेड भी है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन था वहाँ पे, लेकिन मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो क्वेश्चन को चेंज करा दूंगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन लॉस ना हो। ठीक है, तो पीडीएफ आपको जब मैं दूंगी तो आप बिल्कुल बेनिश्चित रहिए। ठीक है, आपको एकदम करेक्ट पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पर जो पूछा है इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो भूवैज्ञानिक भी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट और उसके साथ पुरातात्विक भी थे। ठीक है, पुरातत्वविद भी थे, यानी कि जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, दोनों थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई बी और सी होगा। ठीक है, बी और सी, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसका आंसर आप लोगों को लगाना है कि बी और सी दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर नेक्स्ट है, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो भाई प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? एक कनिंघम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना है आर.बी. फुट को। किसे? आर.बी. फुट को जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको यहाँ पर एकदम बेसिक लेवल से हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। जिसे बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं आती है वो यहाँ पर हिस्ट्री सीख जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊँगी। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप सभी को बताना है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, गुफ़राल, ठीक है, गुफ़कराल निम्न में से कहाँ स्थित है?
आपको बताना है स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी। ये आपके लिए प्रश्न है और आप सभी को इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है, अनिल स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर परचेस पीडीएफ होगा, ठीक है। आप 49 मात्र 49 रुपये में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि ये पीडीएफ पहले आपको 99 रुपये में मिल रहा था, लेकिन यदि आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं, कूपन कोड आपका देखिए नोट कर लीजिए, कूपन कोड है खुशी, ठीक है। क्या है भाई, खुशी 50। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो मात्र आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। कूपन कोड से आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो लाभ उठाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि संपूर्ण भारत इतिहास का आपको हमारे चैनल पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप अभी से ही अपनी क्लास को जारी करिए और अभी से देखना शुरू करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको तब तक कराया जाएगा जब तक कि आपको अच्छे से तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारे वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे वीडियो आपके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ है। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी एकदम बेसिक लेवल से। प्ले लिस्ट बना रहेगा, प्ले लिस्ट पर जाइए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। नंबर से आपको सारा वीडियो मिलेगा, यहाँ पर सारे कंटेंट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और आपको जो मैं यहाँ से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ या नोट्स भी मिलेगा। तो आपको अनिल स्टडी पॉइंट ऐप के पेड नोट्स सेक्शन में मात्र 49 रुपये में मिलेगा, यदि आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो।